जी सर, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। पूरा नाम बताएं। जी सर। सर, मेरा नाम परशुराम शर्मा है। और हाँ, इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को। जी सर। सर, मैं बीकानेर जिले के लूणकरण सर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा गंगानगर से किया है। ग्रेजुएशन मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से की है। और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भूगोल विषय में वर्तमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय से की है सर। और 2019 से मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी योग और मेडिटेशन है। ओके। योग। जी सर। क्या मतलब, क्या अर्थ होता है योग का? जी सर। सर, योग से आशय है जुड़ना। इसमें आत्मा और शरीर को जोड़ा जाता है। भौतिक और जो आध्यात्मिक है उसको सर जोड़ा जाता है। आत्मा और शरीर को जोड़ा जाता है। जी सर। ओके। अ, और कोई योग की व्याख्या कर पाए इसके अलावा? जी सर। जी पतंजलि ऋषि ने क्या सर। बोला है योग के बारे जी जी सर। सर, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। इस जो चित्त की वृत्तियां होती है विभिन्न प्रकार की, उनको अवरुद्ध करना, रोकना और मानसिक रूप से स्थिर करना ही योग है सर। में? ओके। योग अष्टांग योग बताया उन्होंने। जी। वो क्या होता है? सर, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार जो योग है उन्होंने अष्टांग योग के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें योग के 8 अंग माने गए हैं सर। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि है सर। प्रत्याहार क्या होता है? जी सर। सर, जो प्रत्याहार है, जो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होती है उनसे निवृत्ति पाकर एक विशेष बिंदु पर फोकस करने की तैयारी है सर। ये जो धारणा अंग है सर, उसका प्राथमिक स्टेज है। धारणा के को प्राप्त करने के लिए प्रत्याहार की प्राप्ति करना अति आवश्यक हो जाता है सर। ओके ओके। स्वामी विवेकानंद ने योग को कितने प्रकारों में बांटा है? जी सर। सर, मूलतः सर स्वामी विवेकानंद जी ने योग को राजयोग के रूप में परिभाषित किया, और उन्होंने राजयोग पर ही कार्य किया है सर। ओके, क्या होता है राजयोग? सर, जो अष्टांग योग की पद्धतियां हैं उनको अपनाना ही राजयोग है। विशेषतः इसमें सर प्राणायाम, ध्यान जैसे विषयों पर फोकस किया जाता है। और योग से सर आध्यात्मिकता को प्राप्ति का मार्ग माना है उन्होंने। ओके ओके। आप शिक्षक हो, जी। तो नवीन शिक्षा नीति के बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर, नवीन शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है सर। इसके अंतर्गत जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है सर, वो पूरी तरह परिवर्तित किया गया है, जिसमें 10+2 का जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर लाया गया है सर। इसमें सर जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और कक्षा 6 से ही इसमें व्यावसायिक शिक्षा व कोडिंग डिकोडिंग सीखने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया है सर। इसके अलावा सर जो सेकेंडरी लेवल की शिक्षाएं हैं उनमें बोर्ड परीक्षाओं को वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान। उच्च शिक्षाओं में सर मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्रिंग सिस्टम। इसके अलावा सर जो एबीसी सिस्टम और अपार जैसे प्रावधान है। और एक सर सभी जो शिक्षा अथॉरिटीज है उनको मिलाकर एक हायर शैक्षिक अथॉरिटी निर्माण करने का भी प्रावधान है सर। एबीसी क्या है? जी सर। सर, एबीसी एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है सर, जिसमें जो विद्यार्थी है उनके द्वारा जो क्रेडिट्स यूज किए जाते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और जब वो एक संस्थान को छोड़कर दूसरे संस्थान में प्रवेश करते हैं तो अपने जो एबीसी अकाउंट में जो भी क्रेडिट होते हैं उनको वो यूज करते हैं सर। ठीक। तो एक पॉइंट आप भूल गए, त्रिभाषा सूत्र। जी सर। वो क्या है? जी सर। सर, एनईपी 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र का भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक स्टूडेंट को 3 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, और प्रत्येक विद्यालय में 3 भाषाओं का अध्ययन करवाना भी इसमें जरूरी किया गया है सर। ये 3 भाषाओं में प्रथम भाषा जो है वो स्थानीय भाषा
या कोई आधुनिक भाषा हो सकती है। दूसरी भाषा सर जो कोई भी भारतीय आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा हो सकती है। तृतीय भाषा भी सर कोई एक अंग्रेजी भाषा या अन्य कोई भारतीय आधुनिक भाषा सर हो सकती है सर। हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया? जी नहीं सर, जो उत्तरी राज्य हैं उनके लिए इसमें हिंदी भाषा को एक भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है। दक्षिणी राज्यों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया सर। अच्छा, तो दक्षिण भारत में फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? जी त्रिभाषा सर। सूत्र का अत्यधिक विरोधाभास है दक्षिण भारत में। जी सर, जो त्रिभाषा सूत्र है उसका मूलतः ओरिजिन सर डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग 1948 से हुआ था। उसके बाद में इसे कोठारी आयोग 1964 में इसे लागू किया गया था, हम्म। जिसमें सर एक भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था। परंतु जो 2020 की एनईपी जो है उसमें हिंदी भाषा को दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है सर। तो मूलतः तो उनकी अगर समझने। अगर अनिवार्य किया ही नहीं है तो फिर इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? जी सर। सर मूलतः जो दक्षिण भारतीय राज्य है उनकी समझने की त्रुटि या फिर जो वर्तमान में जो भी अथॉरिटी है उनके द्वारा सही तरीके से व्याख्यात न कर पाने के कारण ये त्रुटि हुई है। माननीय ठीक। प्रधानमंत्री जी महोदय ने भी इस प्रकार से बयान दिया है कि ठीक है, किसी भी ठीक है, प्रकार। ठीक जी। है। औरंगजेब विवाद के बारे में बताइए। जी सर। सॉरी सर, अभी मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। एआई क्या होता है? एआई? सर एआई से मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें मशीनों द्वारा मनुष्य की तरह सोचने, तर्क करने और क्रिएटिविटी करने जैसी क्षमता का यूज किया जाता है सर। एक और वर्ड आया आजकल, एजीआई, बताएं। सर इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से परिचित नहीं हूँ। आप कहें तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। लगाइए। सर ये एक एआई का जनरल रूप है, जो एक तरीके से ओपन एआई का की तरह काम करता है, जिसमें जनरल ह्यूमन जो थिंकिंग और लॉजिकल प्रोसेस है सर वो करने में सक्षम हो जाती है मशीन। राइट आंसर। ठीक है। अ, भारत के विरोध में बांग्लादेश के काफी कार्य अभी इन दिनों चर्चा में है। जी। बताएं कौन कौन से वो कार्य हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर। सर हाल ही में जो बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष है उनके द्वारा चीन में एक मीटिंग के दौरान जो भारत के पूर्वी राज्य है उनके बारे में एक लैंडलॉक स्टेट बताया गया। और केवल उनके जो पूर्वी राज्य है उनकी कनेक्टिविटी सिर्फ चिकन नेक से होकर जानी बताई गई है। तो ये एक प्रमुख चर्चा का कारण है, जिसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं सर। चिकन नेक क्या है? जी सर। सर चिकन नेक जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके उत्तरी भाग में स्थित एक गलियारा है सर, जो भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से सर जोड़ता है। ये लगभग 22 किलोमीटर चौड़ाई का गलियारा है सर। ओके, ठीक। एक और वर्ड बताया है, डीप माइंड। डीप माइंड बता पाएंगे क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे। चलो, एक और लास्ट पॉइंट आपके लिए, डीप फेक। जी सर। बताएं। सर सर ये एक एआई का ही रूप है, जिस जो जनरेटिव एआई का रूप है सर। इसमें एक ऐसे एल्गोरिदम का यूज किया जाता है जिसके तहत जो सिंथेटिक वीडियोस, ऑडियोज और इमेजेस क्रिएट की जाती है, और इससे ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि जो वीडियो, ऑडियो या इमेज क्रिएट की गई है वो वास्तविक व्यक्ति की है या नहीं। इससे संबंधित कुछ पर्सनालिटीज भी चर्चा में रही है, जिनमें एक एक्ट्रेस रश्मिक मंदाना जी का वीडियो इस प्रकार वायरल किया गया था सर। राइट। जी, रविंद्र सर कंटिन्यू करें। हाँ जी। आपने अभी त्रिभाषा सूत्र के बारे में बताया है ना। आपने आपकी हॉबी योगा बताई, मेडिटेशन बताई। जी। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या जी सर। सर श्रीमद् भगवत गीता में योग को
एक कर्म योग के रूप में, ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में दर्शाया गया। भगवान कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम के माध्यम से योग को परिभाषित किया है। उन्होंने कर्म में कुशलता को ही योग माना है सर। गीता में कर्म योग की बात करी है, ज्ञान योग की जी बात करी है और भक्ति योग की बात करी है ना। जी जी सर। जो शंकराचार्य थे, उन्होंने जी गीता से किस योग को सीखा? जी सर। सर ज्ञान योग से सीखा था क्या ज्ञान योग को? स्वामी विवेकानंद ने? सर। कर्म योग से सीखा था। सर ने आपको जब पूछा था कि स्वामी विवेकानंद ने किस योग पे, आपने केवल राजयोग बताया। इन्होंने जी सर। किताबें लिखी है, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, 3 किताबें जी लिखी सर। है। प्रेम योग भी लिखी हुई है, देखो, राजयोग, ओके सर। है ना। जी तो कर्म योग सबसे मूल उनका। अच्छा, अद्वैत, वेदांत, वेदांत क्या होता है, वेदांत? जी सर। सर जो वेद है उनके अंतिम में जो साहित्य लिखे गए थे वैदिक साहित्य के, उनको सर वेदांत साहित्य माना गया है। मूलतः जो उपनिषद साहित्यों को वेदांत की श्रेणी में रखा जाता है सर। राजस्थान की, आप ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट है, राजस्थान के भौतिक विभाजन जो है, वो उसके जी बारे सर। में बताइए, से नाम बताने हैं आपको। सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठारी प्रदेश। आपका जो लूणकरणसर जो कस्बा है, वो किस भौतिक विभाजन के तहत आता है? सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है सर। आपको, आपके क्षेत्र में एसडीएम लगा दिया है ना। जी सर। सबसे मुख्य रूप से आप शुरुआती जो 4 काम या 5 काम करना चाहोगे, वो क्या करोगे? जी सर। सर क्षमा चाहता हूँ, मैं पूरी तरह क्वेश्चन को सुन नहीं पाया। कृपया आप रिपीट आपको कर दें तो। आपको एसडीएम लगा दिया आपके क्षेत्र में, मतलब जो आपका जो भौगोलिक क्षेत्र है उस समय, तो वहां की जी कौन जी सी जी। मुख्य समस्याओं के ऊपर आप सबसे पहले काम करना चाहोगे? सामाजिक, जी आर्थिक और भौतिक, मतलब जो ज्योग्राफिकली है वो है, और सोशली, एक एक के बारे में बताइए। जी सर। सर यदि मुझे मेरे इलाके में एज एस टी एम पोस्ट किया जाता है तो सर सबसे पहला कार्य जो पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं, सर उनके निराकरण से संबंधित किया जाएगा। और सर सेकंड, जो पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण जो समस्याएं आती है सर उनसे निराकरण से संबंधित कार्य किया जाएगा। तीसरा सर, जो सामाजिक सेवाओं से संबंधित जहाँ लीकेज की समस्याएं हैं और जो फर्जी लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं सर उनकी पहचान करना और उनको हटाना, और उसकी जगह जो योग्य लाभार्थी है सर उनको देना सर, ये मुख्य काम मेरे द्वारा किया जाएंगे सर। नेक्स्ट में शिक्षा से संबंधित भी ट्रेनिंग, क्वालिटी टीचर ट्रेनिंग और ड्रॉप आउट रेट कम करना, बच्चों का जो ठहराव है उसको नियमित करने का प्रयास भी किया जाएगा सर। आपने बीएड किया है? जी सर, मैंने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किया है सर। तो आप बीएड करके आपने पोस्ट ग्रेजुएट ज्योग्राफी में कर रखा है, आप अ, इस शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे करियर क्यों नहीं बनाना चाहते? जी सर। सर जो प्रशासनिक सेवाएं हैं सर उनकी जो कार्य क्षेत्र है सर, एक तो वो व्यापक है। मैं व्यापक कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकता हूँ। दूसरे सर जो कार्य है वो विविधतापूर्ण कार्य है, और मुझे विविधतापूर्ण कार्य करने में ज्यादा रुचिपूर्ण लगते हैं बजाय कि एक ही प्रकार के कार्य करने में। उसके तो अलावा तो सर फिर जो तो तो मैं फिर तो फिर तो फिर आप टीचिंग में क्यों आए? आप शुरू से ही इसके लिए ट्राई करते हैं। जी सर। सर मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर जो ज़्यादा नॉलेज या अवेयरनेस की कमी के कारण मुझे ये इस क्षेत्र में ज़्यादा स्कोप लगा, या मेरे परिवार द्वारा ये कहा गया, तो मैंने ये क्षेत्र सेलेक्ट किया सर। परिवार के द्वारा कहने पे आप टीचिंग में आए या फिर अपने मर्जी से आए? सर बाद में मुझे अवश्य इसमें इंटरेस्ट हो गया डिप्लोमा के दौरान, परंतु शुरुआत जो मैंने की थी वो डिप्लोमा करने के दौरान, वो मेरे परिवार के कहने पे 12th के बाद में किया था सर। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे
मतलब शिक्षा का जो आपका अनुभव है, शिक्षण के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, प्रशासनिक सेवा में जाने पर आपका किस प्रकार से मददगार रहेगा, वो कैसे मदद करेगा आपकी? जी सर। सर एज ए शिक्षक मुझे जो कक्षा का नेतृत्व करना पड़ता है, उसके साथ ही जो मेरे कलीग है उनका भी सर नेतृत्व करने का मुझे मौका मिलता है। तो सर इससे मेरी जो नेतृत्व कौशल है वो अच्छा हुआ है, और मैं अपने कलीग का नेतृत्व अच्छे तरीके से कर पाऊंगा सर। दूसरा आपको जो मेरी कम्युनिकेशन। आपको नेतृत्व की भूमिका में रहने का मौका मिला है स्कूल में? जी सर मिला आप है सर। प्रारंभिक शिक्षा में या माध्यमिक शिक्षा में? सर मैं प्रारंभिक शिक्षा में हूँ सर। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक मतलब स्कूल भी प्राइमरी एजुके स्कूल है क्या? सर मेरा अपर प्राइमरी स्कूल है सर। अपर प्राइमरी तो कोई सेकंड ग्रेड होगा वहाँ पे, लेक्चर जी। एज ए एचएम जी तो नहीं। सेकंड ग्रेड होंगे। तो आपको नेतृत्व की भूमिका कब मिलती है वहाँ पे, करने का मौका मिलता है? जी सर। जी सर, जो एचएम की पोस्ट है सर, वो मेरे ज्वाइनिंग के बाद में वहाँ पर वैकेंट ही रही है। तो पहले मुझसे जो सीनियर थे वो वहाँ पे एज ए कार्यवाहक एचएम थे। बाद में काफी समय तक मुझे इस बार मौका मिला है सर। चलो आप जो सर एनईपी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा उसमें मैं अब कुछ चीजें आपसे संबंधित है वो पूछ रहा हूँ। ये एक एफएलएन क्या होता है? एफएलएन। जी सर। जी सर, एफएलएन से आशय जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी से है। इसके तहत जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उनमें जो मूलभूत अक्षर ज्ञान और रीडिंग कौशल है वो सर सिखाया जाता है सर। ECCE, इसका क्या मतलब है? ECCE, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो? हेलो? जी जी सर। हाँ जी ECC, सर, आ रही है आवाज। जी आवाज आ रही? ECCE, इसका क्या सर। मतलब? ये सर, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। एबीएल कीट क्या होता अ, है? एबीएल कीट क्या होता है? हाँ सर, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टूल किट होती है। इसमें जो प्राथमिक कक्षाएं होती है सर, उनको एक्टिविटी के माध्यम से किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, इस टाइप की सभी टूल्स इसमें सर शामिल होती है सर। तो आप यूज करते हैं एबीएल कीट को? जी सर, करते हैं। अच्छा, हॉलिस्टिक कार्ड क्या होता है? जी सर। सर होलिस्टिक कार्ड जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उनके लिए एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है। उसमें संपूर्ण वर्ष का जो उनसे संबंधित रिकॉर्ड होता है वो सर शामिल होता है। इसमें प्रत्येक गतिविधि को रिपोर्ट करके इसमें अंकित किया जाता है सर। हाल ही में एक स्टेट ने त्रिभाषा फॉर्मूले को अपना के नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, जी आजकल सर। 2-3 दिन में चर्चा में है। तो कौन सा वो स्टेट है जिसने त्रिभाषा फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया? सर महाराष्ट्र है वो। तो तीसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा पढ़ा रहे हो? हिंदी भाषा को मना रहे हैं सर। आप मुझे एक चीज और बताइए कि एक बीबी का मकबरा है ना? जी सर। वो किस शासक के कार्यकाल में बना था? सर एग्जैक्ट इसके बारे में मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। आप कहीं को सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ बताइए। सर। आई थिंक औरंगजेब के समय बना था सर। तो सही बता रहे हैं आप, औरंगजेब के समय बना था। दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं उसको, जी सर। है ना? ज्योग्राफी में एक चीज बताइए कि जैसे ये डबल डिप ला नीना क्या होता है? जी सर, लालिना सर। डबल डिप ला नीना। सॉरी सर, लालिना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु नहीं है? डबल टिक के बारे में नहीं सर। क्या बोल रहे हो, वापस बताइए। सर लालिना के बारे में मुझे जानकारी है, परंतु अच्छा, आपने जो पूछा सर। डबल डिप के बारे, लाल नीना के बारे में नहीं है, कोई बात नहीं। जी आ, आपने जो सर्विस प्रेफरेंस भरी है, वो उसमें जी। आपने पहला भरा है आरपीएस, दूसरा पहला आरएस, दूसरा आरपीएस, तीसरा ट्रांसपोर्ट लिखा है। ये ट्रांसपोर्ट क्या है? जी सर, जो सर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड राजस्थान की सर्विस है जिसमें डीटीओ की पोस्ट है सर, वो है सर।
हाँ तो वो लिखिए ना, टीटीओ, ठीक है। अकाउंट सर्विस बहुत पीछे लिखा है। जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो ठीक है। एक चीज और बताइए मुझे कि, चलो एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको, है ना, उसके जी ऊपर जी आपको बताना है। मान लीजिए आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल है ना। जी जी प्रिंसिपल है, आपका एक कलीग है जी जो आपके बहुत घनिष्ठ भी हैं, उनके ऊपर किसी बच्ची ने आपके पास एप्लीकेशन दी है कि सर ये मेरे साथ अ, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और मुझे जैसे उससे फोन नंबर मांग रहे हैं, मुझे अकेले में मिलने के लिए बुला रहे हैं, ठीक है। जी आपके पास एप्लीकेशन आई है, आप क्या जी करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? जी सर। सबसे पहले सर मैं जो एप्लीकेशन में जो शिकायत की गई है सर, उससे संबंधित मैं तथ्यों की छानबीन करूंगा और ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि जो शिकायत है वो सही है या झूठी है। यदि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो सर मैं उनके माध्यम से भी ये जांच करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में सर मुझे यदि किसी प्रकार के निर्णय पे पहुंचने में दिक्कत हो रही है तो सर मैं इसके लिए एक कमेटी का गठन करूंगा, या विद्यालय में जो आंतरिक कमेटी बनाई हुई होती है सर उसकी मैं सहायता लूंगा और ये जो शिकायत है सर उनको सौंपूंगा और इसकी तहकीकात करने की कोशिश करूंगा। यदि ये शिकायत सही पाई जाती है सर तो वो संबंधित जो भी शिक्षक है उनकी जो सूचना है वो मैं उच्चाधिकारियों के साथ शेयर करूंगा सर। अच्छा। और मान लीजिए वो लड़की 18 साल से कम की है, उसकी आयु 18 वर्ष से कम की है, फिर आप क्या करेंगे? सर जो मेरा कार्य रहेगा वो सर यही रहेगा जो मैं हर स्थिति में यही। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे एक आंतरिक जो आपने शिकायत कमेटी बताया है ना, जी वो जी क्या सर। होती है? जी सर। सर ये जो पोक्सो एक्ट है उसके तहत, सॉरी सर, जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ये एक कमेटी है जिसकी धारा 4 के तहत इसका गठन किया जाता है। जिस कार्य क्षेत्र पर 10 कार्मिक या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत होते हैं वहां पर वहां के जो कार्यालय अध्यक्ष है उनके द्वारा इसका गठन किया जाता है, जिसमें एक महिला का होना भी अनिवार्य होता है सर। ये कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित गरिमा जितनी भी गरिमा शिकायतें होती है। गरिमा पेटी क्या होती है, गरिमा पेटी? जी सर। सर गरिमा पेटी भी बालिकाओं से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनको लेने के लिए विद्यालय में स्थापित की जाती है सर। ये एक पेटी होती है जिसमें बालिकाएं अपने से संबंधित जो भी शिकायत है वो एक पत्र के माध्यम से इसमें लिखकर डाल सकती है सर। सर। जी जी परसू जी। अ, देखें, पर्सनालिटी पार्ट बहुत अच्छा है, और उत्तर की भाषा अच्छी है और प्रभाव भी अच्छा है। कुछ जो कमियां मुझे दिखी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जी एक, आप माहौल को थोड़ा मोनोटोनस बना देते हैं, मतलब एक उत्साह और एक जो अम, एक एनवायरनमेंट बनना चाहिए वो आप अपनी तरफ से नहीं बना पाते हैं। जैसे जी अधिक गंभीर नजर आते हैं, गंभीरता ज्यादा हाँ सो जी दिखती है। इतना गंभीर मत होइए, बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं स्माइल भी होनी चाहिए। अ, और थोड़ा सा एंथुजियाज्म, आपको थोड़ा उत्साह भी नजर आना चाहिए कि उत्साहित है बंदा। और स्माइल हाँ कहीं जी भी नजर नहीं आती है, पूरे मौक में आपके फेस पे कोई स्माइल नहीं दिखी है। तो ये होनी चाहिए, एक नेचुरल प्राकृतिक माहौल बनाना चाहिए। स्थिरता बहुत ज्यादा है, मतलब गंभीरता और स्थिरता, उसके बजाय थोड़ा सा भाषा में उतार चढ़ाव लाइए। जैसे उत्तर बिल्कुल एक ही प्रवाह में आप बोलते हैं, उसके बजाय थोड़ा सा उसको शब्द और प्रवाह को बदलें, प्रवाह थोड़ा सा चेंज करें इसको। ये हो गया पर्सनालिटी पार्ट आपका। शब्द अच्छे हैं आपके, सब चयन ठीक लगा, भाषा भी ठीक है। बस वो प्रवाह जो पॉइंट है वो थोड़ा स्लो मोशन में ज्यादा रहते हैं। तो हालांकि उत्तर स्लो भी होने चाहिए, पर इतने भी स्लो नहीं होने चाहिए। थोड़ा पॉज होना चाहिए पर इतना पॉज नहीं हो। और
आपने जो अपना जिला क्षेत्र जो आपका बायोडाटा उस पर खूब वर्क करिए। जी। योग जो आपने हॉबी भरी है, आपने योग और जी। मेडिटेशन भरा है, तो हम्म। हो सके तो दायरे को विस्तृत ना करते हुए आप योग पे ही रहिए, है ना, क्योंकि ठीक है। मेडिटेशन उसी का पार्ट है। अब योग और वेदांत, वेदांत उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, योग उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। तो दोनों का आपको बैलेंस उत्तर होना चाहिए, जैसा सर ने आपको पूछा भी था। और जी। योग के ऊपर काम करिए थोड़ा। योग का मतलब होता ठीक है है। जोड़ना आत्मा और परमात्मा का, शरीर और आत्मा को नहीं। आपका उत्तर था कि ठीक शरीर, है। तो शरीर के अंदर ही तो आत्मा है। अब हाँ जी। शरीर के अंदर जो ठीक है। आत्मा है उसका लिंक परमात्मा से किस प्रकार जी। हो, या आत्मा ही परमात्मा है, ये चीज क्लियर कैसे हो, ये योग है। योग का मतलब जोड़ना, आपने ठीक बताया। अब योग के ऊपर जैसे स्वामी विवेकानंद है, महर्षि पतंजलि है, आजकल बाबा रामदेव हैं, तो इन लोगों के जी। हठ योग भी एक परंपरा है। नाथ पंथ में भी योग चलता है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीजें जी। आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके उत्तर अच्छे दीजिए। औरंगजेब विवाद अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, आप उसका उत्तर क्लियर जी। नहीं कर पाए, तो करिए। और एक आपकी जो अच्छी बात है वो ये है कि जब आप अनुमान लगाते हैं तो पूछ के लगाते हैं, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है आपका। और जैसे एजीआई में जो आपका अनुमान था वो अच्छा था, राइट आंसर था। पर जो बांग्लादेश के बारे में आपने देखें, जब भी कोई उत्तर देते हैं तो कोशिश करिए कि पॉइंट्स में देवें, और उसके जो तीन चार पक्ष हैं वो सारे कवर करें। जैसे भारत बांग्लादेश विवाद है, जी। तो इसमें आपने बस एक ही पॉइंट बोला, लैंडलॉक्ड, फिर आप चुप हो गए। जी। तो आप प्रयास करें कि लैंडलॉक्ड के बाद में एक पॉइंट है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट अभी डेवलप जी। करने के लिए चीन को दिया है, ये भारत की सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इसी तरह से एक बांग्लादेश का नगर है लाल मोनी हाट, वहां पे उन्होंने जी। पाकिस्तानी नेवी को तैनात किया है। तो ये तीन चार पॉइंट में इसको आपको क्लियर करना चाहिए। और डीप माइंड, ये गूगल की कंपनी है जो इस पे वर्क कर रही है। डीप फेक का आपका उत्तर ठीक था, अच्छा था। बाकी ओवरऑल ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स बताएं उन पे वर्क करेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। जी रविंद्र सर। सर वैसे आपने सारी चीजें इनके पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बताई है, पर मुझे एक थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन का सबसे ज्यादा लग रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा, मतलब सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट ही बता रहा हूँ ये, कि जी। जैसे आजकल वो एआई के अंदर वो आते हैं ना जो मौसम के हाल सुना रहे हैं, है ना, तो वो जी। बिल्कुल एक मशीनी लैंग्वेज बोल रहे हो वैसे लग रहा था। तो आप स्माइल करिए, ठीक। थोड़ा बहुत तो आपका मूवमेंट होना चाहिए, है ना। हेलो, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, जैसे अभी आप बहुत नेचुरल लग रहे हो, लेकिन वहां बहुत ज्यादा गंभीरता जी। थी। गंभीरता होना ठीक है, लेकिन अति गंभीरता की भी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अभी ये फेशियल एक्सप्रेशन ठीक है ना। तो नॉर्मल ठीक है। बस इजी गोइंग रही। आप पहली बार दे रहे हैं इंटरव्यू या फिर पहले भी दे चुके हैं? नहीं सर, पहले भी दे चुका हूँ मैं इंटरव्यू। वैसे तो आरपीएस में तो पहली बार दे चुका हूँ, पहली बार दे नहीं, रहा हूँ, परंतु आरपीएससी मॉक मैंने दिए हैं आरपीएससी सर। में इंटरव्यू के लिए पहली बार जा रहे हैं ना आप? जी। जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हो सकता है उसका अतिरिक्त आपके ऊपर दबाव हो, लेकिन मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, ये दबाव बिल्कुल हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ मॉक में और भी मेरे को तनाव रहता था, आरपीएससी में इतना इजी गोइंग माहौल होता है ना। यहाँ तो फिर भी हम थोड़ी आपका बायोडाटा पढ़ के थोड़ी प्रिपरेशन देख लेते हैं कि यार इसको इससे, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जनरल बात करेंगे, जो आप उनसे पूछवाना चाहोगे वो पूछेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल उस बात का तनाव मत लीजिए, है ना, कि भाई मैं क्या करूंगा वहां पे। बहुत सहज रहिए। बोलते समय मुझे लग रहा था कुछ कुछ शब्द आपके मुंह में रह रहे थे, अटक रहे थे, है ना। आप जी। बोलते जैसे मेरे को एक जवाब दे रहे थे, किस बात का जवाब दे रहे हो, बोलते बोलते वापस थोड़ा बोला, फिर वापस दूसरी चीज बोलने लग गए। क्लियरली क्लियरली जो आप बोल रहे हो क्लियर बोलो, ठीक है। ठीक। दूसरा, ईसीसी के बारे में मैंने आपको पूछा, वो नई शिक्षा नीति के अंदर है, और इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर प्राइमरी एजुकेशन, है ना। हाँ जी अर्ली सर, वो। अर्ली चाइल्ड केयर हाँ। एजुकेशन, है ना। सबसे प्रिपरेटरी जो स्टेज होती है उसके बारे में, वो जो 5 साल वाली स्टेज है, उसमें इसकी बात करी गई। और एफएलएन के बारे में आपने बताया, है ना, लेकिन आपने पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया, नहीं करना। एफएलएन केवल फुल फॉर्म बताओ पहले। बुनियादी
जो शिक्षा और जो न्यूमरेसी के ऊपर है ना, उसके ऊपर। जी। फिर वो पूछेंगे हाँ कि जी। भाई अच्छा इसमें क्या होता है, ठीक है। टीचर्स को भी उसके ऊपर प्रशिक्षण दिया गया है ना, वो जी। बात। हाँ जी। और जैसे मैंने आपको पूछा आपके क्षेत्र में आपको एसडीएम लगा दिया, तो आप तो आपने पूछा मुझे एज ए एसडीएम, तो पहली बात तो आर्टिकल गलत कर रहे हो, जरूरत नहीं है तो बोलने, मतलब नहीं, अपने प्रैक्टिस में नहीं है तो नहीं बोलना एज एन एसडीएम होता है, ठीक है। नहीं पता, यानी पता होगा, मुझे पता है आपको, लेकिन अपन बोलते टाइम पे अपनी उस रूटीन में नहीं हो, तो कोशिश करो कि जी। सीधा जितना हिंदी में बोल रहे हो सर, मुझे अगर मुझे वहां पर एक एसडीएम के तौर पे लगाया जाता है तो मैं ये करूंगा। फिर मैंने आपको बोला था कि सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, आपने मिक्स कर दिया। जी। आपने पेयजल यस। की, आपने शिक्षा को मतलब आपने सीधा उस सामाजिक समस्याओं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई रूढ़ी वहां पर ऐसी चल रही है जो महिलाओं के हित में नहीं है, इस प्रकार की कोई बात है, तो इस प्रकार के थोड़ा सा उसके ऊपर आप वो करिए, है ना। और बाकी आपका जो ऑल ओवर जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, बस कुछ चीजें हैं जिनके फेशियल